हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का प्री प्लस मेंस का 13th डे है 13वां दिन है, जिसमें हम आपको एक दिन से लेकर 10 दिनों में कंप्लीट सीआरपीसी दे चुके हैं। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपको 50 सेक्शंस देते चले आ रहे हैं, उस हिसाब से 10 दिन में, एक से लेकर 10 दिन में हमने सीआरपीसी कंप्लीट कर दी। और जैसा कि हमने बताया, सीआरपीसी को कंप्लीट करने के बाद आप हमारी जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑफ सीआरपीसी, उस पर चले जाइएगा तो आपको 2022 के जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी से संबंधित जजमेंट दिए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज चूंकि हम लोग आईपीसी का तीसरा दिन है, हम लोगों का 2 दिन में हम आपको 106 धाराएं दे चुके हैं आईपीसी की। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5 और धारा 107 से। अध्याय 5 धारा 107 से लेकर 120 तक है और अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में है। पहले देख लें 107 धारा क्या कहती है। किसी बात का दुष्प्रेरण, क्योंकि 107 और 108 ये दोनों धाराएं मेंस के हिसाब से हैं, मेंस में खूब पूछी जाती हैं, इसलिए हम डायरेक्ट मेंस पे चलें। जैसा कि लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता की धारा 107, किसी बात का दुष्प्रेरण, क्या मतलब है इस धारा का? बहुत पूछा जाता है प्री और मेंस में, हर जगह आपको इस प्रश्न को पाएंगे। समझे पहले दुष्प्रेरण का मतलब। वो व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो 3 काम आएंगे आपको, मतलब दुष्प्रेरण में 3 बातें आती हैं: उकसाना, षड्यंत्र और सहायता। देखें, पहली बात, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना या फिर उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में शामिल होना, या उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करना। ये 3 बातें अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी को दुष्प्रेरित कर रहे हैं, ये कहा जाता है धारा 107 के अनुसार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हर प्री में आपको मिलता है कि अगर कोई पुरोहित है जिसने साशय अवैध विवाह करवा दिया है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है कि सहायता द्वारा उसने दुष्प्रेरण किया। कहने का मतलब है, अगर कोई पुरोहित साशय अवैध, मतलब उसका आशय है अवैध विवाह कराने का और वो अवैध विवाह करा देता है 2 व्यक्तियों के बीच, तो उसको कहा जाएगा कि उस पुरोहित ने सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण किया, जो कि धारा 107 की उपधारा 3 में आएगी। जैसा कि हमने वहाँ पर पिछले टर्म पर जब हम पढ़ा रहे थे आपको आईपीसी, तो एक धारा हमने 106, वहाँ पर जगह नहीं थी तो हमने कहा था धारा 106 हम आपको अगले टर्म पर पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं धारा 106 जो है, ये घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। ये एग्जैक्टली पिछले अध्याय 4 जो थी आपकी, उस अपवाद का ये एक धारा है, धारा 106। इसमें ये होता ये है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको भीड़ ने घेर लिया है और अब उसको लग रहा है अगर मैंने गोली नहीं चलाई तो ये भीड़ मुझको मार डालेगी, और वो भीड़ पर गोली चला देता है, जिससे क्या होता है, कोई एक बच्चा मर जाता है जो कि निर्दोष था। तो यहाँ पर उस व्यक्ति द्वारा जिसने गोली चलाई है, माना जाता है कि कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये अपवाद जो धारा 4 में बताए गए हैं उसके अध्याय 4 में बताए गए उसकी धारा 106 के अंतर्गत आता है। ये पिछले टर्म की बात थी, चूँकि जगह कम होने की वजह से ये हमने आपको धारा 106 पढ़ाई। दुष्प्रेरण या ये जो अध्याय है आपका, ये 107 से शुरू हो रहा है, जो कि हमने 107 आपको धारा पढ़ाई। इसमें दुष्प्रेरण वाले मामले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धारा है, वो है धारा 108 दुष्प्रेरक। पूछा जाता है आप लोगों से दुष्प्रेरक क्या होता है। तो दुष्प्रेरक वो व्यक्ति है जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है यदि वो कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। कहने का मतलब दुष्प्रेरक वो व्यक्ति है
कि जिससे वो दुष्प्रेरण कर रहा है, किसी व्यक्ति को उकसा रहा है या षड्यंत्र कर रहा है या सहायता कर रहा है किसी अपराध को करने के लिए, और वो अपराध होता, अगर वो व्यक्ति जो दुष्प्रेरण कर रहा है वो अगर उसका आशय ऐसे अपराध को करने का होता, तो ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो अपराध करने के लिए किसी को उकसाए, तो ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरक कहलाता है। इसमें 4 स्पष्टीकरण हैं और चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला स्पष्टीकरण देख लें। पहला स्पष्टीकरण कहलाता है, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। कहने का मतलब है, भले ही दुष्प्रेरक किसी कार्य को करने के लिए आबद्ध ना हो, फिर भी अगर उसने किसी ऐसे अवैध कार्य करने का लोप का दुष्प्रेरण किया है किसी अपराध को किए जाने के लिए, तो वो व्यक्ति उस वक्त दुष्प्रेरक कहलाएगा। दूसरा स्पष्टीकरण, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कहते हैं जाइए उसके घर में आप आग लगा दीजिए, हम आपको 1000 रुपये देंगे, तो भले ही वो आदमी आग ना लगाए जाकर, फिर भी आप वहाँ पर दुष्प्रेरक हो गए, आपने दुष्प्रेरण का अपराध कर दिया है। भले ही वो अपराध ना किया जाए तब भी आप दोषी हैं दुष्प्रेरण करने के। फिर स्पष्टीकरण 3 पे आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो। जैसे आप भले ही साउंड माइंड के हैं और आप किसी व्यक्ति से पागल से कहते हैं जाओ ये माचिस लो, वहाँ पर आग लगाओ, फिर हम लोग तुम्हें कुछ लालच दे देते हैं, ये चीज़ खिला देंगे, वो चीज़ खिला देंगे, और वो पागल जाता है। वो बेचारा साउंड माइंड का आदमी नहीं, उसे नहीं पता है कि आग लगाने से कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, और वो वहाँ जाके आग लगा देता है। तो वो चाहे भले ही पागल हो, वो चाहे भले ही अपराध से दोष मुक्त हो जाए, भले ही वो किसी अपराध का दोषी ना हो, भले ही वो विकृत चित्त होने का लाभ उठा ले धारा 84 के अनुसार, मगर आप वहाँ पर दोषी हैं, पूरी तरह से दुष्प्रेरक हैं, आप दुष्प्रेरण करने के दोषी हैं। चौथा और आखिरी स्पष्टीकरण देख लें धारा 4 का, स्पष्टीकरण देख लें धारा 108 का। स्पष्टीकरण 4 कहता है, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। कहने का मतलब है, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि जाइए वहाँ पर आग लगवा दीजिएगा जाके, आप खुद नहीं गए, आपने किसी और को दुष्प्रेरित कर दिया कि अरे चले जाओ वहाँ पर आग लगा के चले आना, तो यहाँ पर दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण हो रहा है, तो इसलिए ये दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध माना जाता है। ये बहुत बार प्री में आया है, यह शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं। अब चूंकि ऊपर धारा हमने 107 पढ़ा दी, 108 पढ़ा दी, 109 को भी यहाँ पर पढ़ लें क्योंकि इस पर भी शॉर्ट नोट आता है। इसमें ये पूछा जाता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 109 क्या कह रही है, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध ना हो। कहने का मतलब है कि आपने दुष्प्रेरित कर दिया किसी कार्य अपराध को करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित कर दिया या आपने दुष्प्रेरण दे दिया, मगर दुष्प्रेरण के अनुसार जो अपराध हुआ उसमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें दुष्प्रेरित करने पर कितना दंड दिया जाना चाहिए। तो अगर कोई प्रावधान नहीं है तो दुष्प्रेरण के लिए वही दंड मिलता है जो कि मूल अपराध में होना चाहिए। देख लें इसको, जैसे आपने किसी को ऐसा कार्य, जैसे मान लीजिए घोर उपपत्ति का दुष्प्रेरण करने के लिए किसी को उकसाया, और मान लीजिए घोर उपपत्ति के लिए एग्जैक्ट अपराध का संज्ञान ना पता हो और घोर उपपत्ति का पता हो, दुष्प्रेरण का ना पता हो। घोर उपपत्ति आपको पता है कि इसमें घोर उपपत्ति में मान लीजिए 7 साल तक की सज़ा होगी, तो दुष्प्रेरण की नहीं पता है घोर उपपत्ति में कितनी सज़ा होगी, तो आपको 7 साल की, अगर आप उत्प्रेरित कर रहे हैं किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति कारित करने के लिए, तो आपको उसी अपराध मतलब घोर उपपत्ति का अपराध मतलब 7 साल तक की सज़ा हो सकती है।
सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं। इसको देख लें, लिखते कैसे हैं। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वो उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। समझ गए होंगे आप। उतना ही दंड मिलता है जितने के लिए जितना उपबंध मेन अपराध के लिए है उतना ही। अगर अलग से दुष्प्रेरण के अपराध की कोई बात नहीं कही है, कारावास की बात नहीं की गई है, दंडादेश की बात नहीं की गई है, तो उतना ही दंड मिलेगा जितना कि मुख्य अपराध करने पर मिलता। फिर आप आ जाइए धारा 109 तक हमने आपको मेंस के लिए हिसाब से पढ़ा दी है। धारा 109 के बाद आप प्री का मैटर समझ लें। धारा 111 ये प्री में आती है। प्री में क्या बताया गया है, दुष्प्रेरक का इंग्लिश वाले भी समझ लें। यहाँ पर जहाँ पर दुष्प्रेरक बार बार कह रहे हैं तो दुष्प्रेरक को अबेटर कहते हैं इंग्लिश में, और दुष्प्रेरण को अबेटमेंट कहते हैं। अबेटमेंट मीन्स दुष्प्रेरण जो धारा 107 में है, और अबेटर दुष्प्रेरक जो धारा 108 में है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझें प्लीज़। धारा 111 क्या है, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब जो है दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित कार्य या उसके अन्यथा भी दोषी ठहराया जा सकता है। ये बहुत बात पूछी जाती है, तो इसको बहुत क्लियर कट समझ लें एकदम कि मान लीजिए आपने अगर दुष्प्रेरण आपने दिया, किसी को दुष्प्रेरित किया और उसने ऐसा काम किया कि उस समव्यवहार में उसकी संभावना थी। जैसे आपने किसी से कहा कि जाओ और ऐसे आदमी को सबक सिखा के आओ, उसके हाथ पैर तोड़ देना, खूब मारना उसको, और उस मार तोड़ में आपने खूब टटके मारा उसको और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो चूंकि यहाँ पर खूब मारना का मतलब घोर उपरति करना, घोर उपरति का मतलब कि उसके मरने की संभावना थी, तो यहाँ पर जो दुष्प्रेरक है वो मृत्यु कारित करने के दुष्प्रेरण का अपराधी है। ये माना जाएगा कि उसने मृत्यु कारित करने के लिए ऐसे लोगों को दुष्प्रेरित किया था। अब आपने कहा किसी को कि जाओ वहाँ पर उसको मार के आना, आप मारने गए और वहाँ पर चोरी भी कर लिया आपने, तो ये एकदम अलग काम है। मारना अलग है, चोरी करके आप भागे, बटुआ लेके भागे, पर्स लेके भाग गए या ज्वेलरी लेके भाग खड़े हुए, तो एकदम अलग है। इसका मतलब उसने चोरी के लिए आपको अबेटमेंट नहीं किया था, आपको चोरी के लिए दुष्प्रेरित नहीं किया था, चोरी आपने अपने आप की। यहाँ पर वो जो मारने वाला काम जो है, मारने के लिए तो उकसाया उसने, दुष्प्रेरित किया, मगर चोरी के लिए नहीं किया, इसलिए वो चोरी करने के या चोरी कराने का दुष्प्रेरक नहीं है। इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि कब दुष्प्रेरक का दायित्व जो होगा, एक कार्य जो दुष्प्रेरण द्वारा किया गया है या उससे भिन्न कार्य है, तो क्या वो दोनों कार्यों के लिए दायित्व का हकदार है या भिन्न अपराध का हकदार नहीं है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको सॉल्व करिएगा। कहने का मतलब है उसी के व्यवहार में अगर कोई काम आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, जैसे किसी ने कहा कि जाइए लूट घर में ये औजार ले जाइए, रिवॉल्वर, तमंचा, चाकू ले जाइए और लूट करिए आप जाके, और आप लूट करने गए और कोई घर वाला जाग गया तो लूट के दौरान आपने किसी की हत्या भी कर दी। तो ये संभावित था कि लूट के दौरान कोई जाग सकता है तो उसकी हत्या कारित करना पड़ सकती है, क्योंकि आप औजार लेके गए थे मारने के लिए, आप रिवॉल्वर लेके गए थे। तो यहाँ पर जो लूट के लिए जिसने दुष्प्रेरित किया था वो मृत्यु कारित करने के लिए भी दुष्प्रेरित करने का दायित्व वाला आदमी है, उसका दायित्व मृत्यु कारित करने तक माना जाएगा। कि ये भी माना जाएगा कि उसने लूट के लिए भी आपको दुष्प्रेरित किया और हत्या करने के लिए भी दुष्प्रेरित किया, क्योंकि वो लूट का ही एक भाग था हत्या करना। इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि उसी के समव्यवहार का काम है, तो दुष्प्रेरक दोनों कामों के लिए, भिन्न कामों के लिए भी दायित्व के अधीन है,
और अगर एकदम ऐसा काम है जो उससे संबंधित था ही नहीं तो दुष्प्रेरक ऐसे कार्यों के लिए दायित्व के अधीन नहीं माना जाएगा। फिर धारा 114 आईपीसी की इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। ये पूछा जाता है अगर कोई दुष्प्रेरक जो है अगर उस वक्त वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर वो अपराध किया जा रहा है तो ये माना जाता है कि ये कार्य जो अपराध हुआ है वो दुष्प्रेरक ने खुद किया है, ऐसा माना जाता है। इतना दायित्व माना जाता है दुष्प्रेरक की उपस्थिति का। फिर एक और प्रश्न पूछा जाता है धारा 115, देखें आप कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कोई ऐसा अपराध है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, उसका किसी ने दुष्प्रेरण किया और अगर अपराध नहीं हुआ तो कितनी सज़ा होगी? अपराध ना होने पर सज़ा होती है 7 साल तक की। और अगर यदि अपराध के अनुक्रम में किसी व्यक्ति को अपहानि पहुंच जाए, चोट पहुंच जाए, तो सज़ा 14 साल तक की होगी। इसमें कारावास पूछा जाता है कि कितना कारावास होगा। फिर एक धारा है धारा 117 कहलाती है। धारा 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। तो धारा 117 में एग्जैक्टली है क्या? ऐसे कोई लोग हैं, इसको ऐसे समझ लें, कोई लोग साधारण या 10 से अधिक लोग हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक पंथ का, एक समुदाय का कोई जुलूस निकलना है और कुछ लोग क्या कर चाहते हैं कि उस जुलूस में पत्थर फेंकें, ईंटें मारें लोगों को। तो वो क्या करते हैं, 10 लोग हो सकते हैं या एक समुदाय के लोग हो सकते हैं, वो एक दूसरे को दुष्प्रेरित करते हैं या कहीं कहीं मतलब पर्चे चिपका देते हैं कि इकट्ठे हुई है फला तारीख पे फला दिन पे जुलूस निकलेगा, उस पर हम लोग पत्थर मारेंगे। तो अगर इस तरह से कोई दुष्प्रेरित कर रहा है तो वो आएगा धारा 117 के अंतर्गत कि लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। इस तरह से ये इस संहिता के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर जो कारावास की अवधि होगी वो 3 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक, 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकेगा। ये यहाँ पर आपने देखा, ये सारे प्री से संबंधित प्रश्न थे। अब ये धारा 107, 108, 106, सॉरी 108, 109 ये मेंस के हिसाब से थी। और यहाँ पर एक मेंस के हिसाब से प्रश्न बन जाता है एक अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय 5 का। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 धाराएं हैं, धारा 120 का और 120 खा। और सिर्फ ये धारा अध्याय जो 5 का है ये आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। तो धारा 100 भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का या ए में बताया गया आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या होती है। आपराधिक षड्यंत्र किसे कहते हैं, देख लें। जब 2 या अधिक व्यक्ति, एज इट इज लिखना है आपको, जब 2 या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक, या तो अवैध कार्य करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहमत हो जाएं, या फिर कोई ऐसा कार्य हो अवैध ना हो मगर अवैध साधनों द्वारा उसको करना हो, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगी। इसमें एक और बात कही जाती है, कोई भी बात जो है अपराध को करने की सहमति के सिवाय आपराधिक षड्यंत्र नहीं है जब तक कि उस सहमति के अनुसरण में कोई पक्षकार ऐसा अपराध या ऐसा कार्य ना कर दे। कहने का मतलब है आपराधिक षड्यंत्र तभी माना जाएगा जब वो अपराध को करने की सहमति से सहमत हुए हों, और अगर कोई अन्यथा सहमति है तो आपराधिक षड्यंत्र हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर धारा 120 बी पे भी मेंस में पूछी जाती है। ये एग्जैक्टली 120 बी आपराधिक षड्यंत्र का दंड से संबंधित है। कितना दंड दिया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं तो इसकी उपधारा 1 बताती है, देख लें ध्यान से, जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वो उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।
कहने का मतलब है कोई भी लोग जो आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, जिनका अपराध जिनमें जिस अपराध की सज़ा जो है मृत्यु है या जीवन कारावास है या 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की है, और वहाँ पर क्या है आपराधिक षड्यंत्र के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है दंड की, तो उतना ही दंड मिलेगा इन लोगों को जैसे वो इस कार्य को दुष्प्रेरित कर रहे होते या दुष्प्रेरक होते हो। कहने का मतलब है उतना ही दंड, और दुष्प्रेरक को या दुष्प्रेरण में उतना ही अगर दंड का प्रावधान नहीं है तो वही दंड मिलता है जो मुख्य धारा में है। तो कहने का मतलब है अगर कोई मृत्यु दंड से दंड संबंधित है, अगर कोई मान लीजिए हत्या का षड्यंत्र रच रहा है, तो हत्या के षड्यंत्र का या कोई ऐसा का अपराध कर रहा है जिसके दंड की वैल्यू नहीं, षड्यंत्र का नहीं पता हत्या, तो उसको हत्या का षड्यंत्र अगर रच रहा है तो उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी जितना कि हत्या करने वाले को, हत्यारे को मिलती है। इस तरह से सीधी सीधी बात हम पहले भी समझा चुके हैं, यही मतलब है इसका। उपधारा 2 क्या कहती है? अब इससे भिन्न अपराध हो जाएंगे कोई, देखें, जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होता है तो वो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया, कोई ऐसा अपराध किया है जो ऊपर जो उपधारा 1 धारा 120B की उपधारा 1 में आता है, मतलब 2 साल या दो साल के अंदर के कोई अपराधों को करने के लिए अगर कोई आपराधिक षड्यंत्र कर रहा है तो उसकी अवधि जो होगी 6 मास तक की हो सकती है षड्यंत्र करने से संबंधित। इस तरह से आपकी ये धारा 120A और 120B मेंस के हिसाब से थी, इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा दी आपको। मेंस के हिसाब की ये धाराएं पढ़ा दी, ठीक। 117 तक हम पढ़ा चुके हैं आपको। अब धारा 5 का वहाँ पर हमने पढ़ाई क्योंकि वो आपराधिक षड्यंत्र की एक स्पेशल धारा अध्याय थी 5 का। अब आ जाइए अध्याय 6 जो कि चलेगी धारा 121 से लेकर धारा 130 तक। और ये अध्याय एग्जैक्टली 6 जो है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में है कि अगर कोई राज्य के विरुद्ध अपराध कर रहा है तो वो आएगा अध्याय 6 में। इसमें इसकी जो पहली धारा है धारा 121 उसको समझ लें। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या लोग या कोई भी जो क्या कर रहे हैं भारत के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण, देखिए 3 चीज़ें हैं, युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना। अगर ऐसा काम कर रहे हैं वो भारत सरकार के विरुद्ध तो उनको या तो मृत्यु, इसमें पूछा जाता है कारावास कितना होगा, तो या तो उनको कारावास मृत्यु दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा, और इन दोनों के साथ साथ मृत्यु दंड दिया गया तब भी जुर्माना है, और अगर आजीवन कारावास है और उसके साथ जुर्माना से भी दंडित किए जाएंगे ऐसे लोग। अब बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, धारा 121 का एग्जैक्टली ये कहती है कि धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। कहने का मतलब है अगर भारत सरकार के विरुद्ध अगर ये अपराध करने प्रयत्न कर रहे हैं या दुष्प्रेरण कर रहे हैं तो वो आ जाएगा आपका धारा 121 में। और अगर इन अपराधों का करने का षड्यंत्र आप रच रहे हैं तो षड्यंत्र आ जाता है धारा 121 का में। और इन अपराधों को जो धारा 121 में है इनके करने का अगर षड्यंत्र आप कर रहे हैं तो आप या तो आजीवन कारावास से या 10 साल तक के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होंगे। जुर्माना अतिरिक्त है और है प्लस में है, और इंग्लिश वाला नहीं है, हिंदी वाला और है। तो इस तरह से आपकी धारा ये आपने पूरी कर ली 121 का तक। अब आप आ जाइए 124। धारा 124 आईपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें। इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं नोट्स को, अगर आप ध्यान से हमारे बात को सुनेंगे, अगर शॉर्ट नोट भी आ जाएगा जैसे प्रीलिम्स में तो ये धाराएं आती हैं, और अगर शॉर्ट नोट भी आ जाएगा तो अगर आपका हमारा वीडियो आपने देखा होगा सुना होगा तो आप थोड़ा 2-4 लाइनें ज़रूर लिख आएंगे। ऐसी इफ़ेक्टिव लाइनें हम बता रहे हैं जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो धारा 124 क्या कह रही है, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति
राज्यपाल आदि पर हमला करना। कहने का मतलब है धारा 124 कहती है कि कोई भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, और ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाते उनको क्या है, विधिपूर्ण शक्ति है कोई कार्य करने की, तो या तो आप उनके कार्य को किसी तरीके से रुकावट डाल रहे हैं या उनको ऐसे कार्य करने के लिए उकसा रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, तो आप इस धारा 124 के अंतर्गत अपराधी हैं। और आशय से राष्ट्रपति आदि पर हमला करना, कहने का मतलब है विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करें या उनका प्रयोग करने के लिए आप उनको रोकें, मतलब जो शक्ति वो प्रयोग कर सकते हैं उससे आप रोक रहे हैं, या जो उन्हें नहीं करना चाहिए उनके लिए उसको करने के लिए आप उत्प्रेरित कर रहे हैं, उनको उत्प्रेरित करने के लिए आप उन पर हमला कर रहे हैं। तो इस हमले को आप, हमला करने के लिए आपको क्या होगा, हमला भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। धारा 351 में आईपीसी में हमला बताया गया है, हमला क्या होता है, तो हमला को हम आपको डिफाइन करेंगे वहाँ पर। तो कहने का मतलब अगर आप इस तरह से अपराध कर रहे हैं तो 7 वर्ष तक का कारावास आपको होगा और जुर्माने से भी दंडित किए जाएंगे। फिर एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुनी होगी, राजद्रोह। राजद्रोह समझ रहे होंगे आप, धारा 124 पूछा जाता है किस सेक्शन में है, इंग्लिश वाले समझ ले, इसको सेडिक्शन कहते हैं, सेडिक्शन राजद्रोह को। तो राजद्रोह आप जानते होंगे कि इसको देख ले परिभाषा में आपको कैसे ले, हो सकता है सिर्फ ये पूछ ले कहाँ, पहले तो ये पूछा जाता है कि राजद्रोह कहाँ पर परिभाषित है या कहाँ पर राजद्रोह के संबंधित कौन सी धारा है, तो धारा 124 का है। राजद्रोह होता क्या है समझ ले, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, वो आजीवन कारावास से या 3 वर्ष के कारावास से तथा जुर्माने से दंडनीय होगा। बहुत विशेष प्रकार का इसमें आपको दंड देखने को मिलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, या तो बोल के या ऐसे चीज़ों से, संकेतों से या ऐसा प्रकाशन करके या अन्यथा किसी प्रकार से जो भारत सरकार है, जो जिस स्थापित भारत सरकार है उसके प्रति आप घृणा पैदा कर रहे हैं या उसकी अवमानना कर रहे हैं, उसके प्रति नफरत फैला रहे हैं, तो ऐसे करना, अगर ऐसा आप कार्य कर रहे हैं तो आप राजद्रोह कर रहे हैं। और राजद्रोह में बहुत ही विचित्र तरह का अपराध आप देखेंगे, या तो 3 साल तक का सज़ा है राजद्रोह में, सेडिक्शन में, या फिर क्या है, आजीवन कारावास है, और दोनों के ही साथ जुर्माना भी है, मतलब 3 साल की सज़ा मिलेगी तब भी जुर्माना है, उसके अतिरिक्त 3 साल की सज़ा और जुर्माना, और या फिर आजीवन कारावास और जुर्माना। फिर आप आ जाइए अध्याय नंबर 7 पर। अध्याय नंबर 7 क्या कह रही है, ये आपकी चलेगी धारा 131 से लेकर धारा 140 तक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट धारा, मतलब ये अध्याय नहीं है, हालांकि ये अध्याय 7 जो है ये सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में है। इसमें एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 132, क्योंकि इस धारा 132 में मृत्युदंड दिया जाता है, इसलिए ये धारा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछी जाती है प्री और प्री में यूजली। देख लें क्या है धारा 132, ये कहती है विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए, मतलब कोई लोग हैं जो दुष्प्रेरित, या कोई व्यक्ति है जो दुष्प्रेरित कर रहा है, किनको, किस मामले में, भारत सरकार की सेना या नौसेना या वायुसेना या इनका कोई अधिकारी है उसके विरुद्ध, या सेना के विरुद्ध कोई लोग दुष्प्रेरण कर रहे हैं, इस तरह से दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे मणिपुर में चल रहा है, ठीक, तो विद्रोह कर रहे हैं या इस तरह से मतलब उत्प्रेरित कर रहे हैं उन लोगों को कि सेना के विरुद्ध वो लोग मारकाट मचाएं, या नौसेना या वायुसेना या इनके अधिकारियों के विरुद्ध कोई मारकाट करें या उनको नुकसान पहुंचाएं या उनकी हत्या करें, जैसा कि आप उदाहरण देख रहे होंगे मणिपुर में आजकल ये केस चल रहा है। तो ये सारे लोग जो होंगे, इसमें जो अपराधी होंगे दुष्प्रेरण करने के, दुष्प्रेरित करने के, उन लोगों को या तो मृत्यु दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा, या ऐसा कारावास दिया जा सकता है जो 10 साल तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडनीय होंगे।
फिर आ जाइए आप अध्याय 8 पर, जो कि आज की हम लोगों की आखिरी अध्याय है। ये चलेगी आज धारा 141 से लेकर अध्याय 8 जो है धारा 141 से लेकर धारा 160 तक है। और अध्याय 7-8 कहती क्या है, लोक शांति के प्रति अपराधों के विषय में। क्या मतलब है, जो लोक प्रशांति है उसके विरुद्ध अपराध, मतलब लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति कायम रखने के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है तो वो कहलाते हैं अध्याय 8 के अंतर्गत किए गए अपराध। इसमें पहली धारा है 141। पूछा जाता है इस टर्म को कि विधि विरुद्ध जमाव किस धारा में है। तो आपको बताना है कि विधि विरुद्ध जमाव जो होता है वो धारा 141 में है। इसको अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। होता क्या है विधि विरुद्ध जमाव, कि 5 या अधिक, सबसे पहली शर्त है इनकी 5 या अधिक व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्तियों का जमाव होना चाहिए। और ऐसे लोग क्या हों, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हों। मतलब कोई विधि विरुद्ध जमाव का मतलब आप संक्षेप में थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं कि इस तरह के लोग क्या कर रहे हैं, किसी केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या विधिपूर्ण जो आदेश का जारी की गई है उसका प्रतिरोध कर रहे हैं, या किसी आपराधिक अत्याचार कर रहे हैं, या अपराध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, या आपराधिक बल प्रयोग कर रहे हैं, या किसी बल ये इस तरह से बल द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे आने जाने वाले लोगों को अवरुद्ध कर रहे हैं या उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये सारे लोग ये माने जाते हैं कि ये लोग विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। तो विधि विरुद्ध जमाव को आप शॉर्ट में कह सकते हैं 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि वो विधि विरुद्ध कार्य करने का सामान्य उद्देश्य रखता हो। सबसे मेन शब्द आया है इसमें, ऐसे लोगों का, 5 या अधिक लोगों का अपराध करने का सामान्य उद्देश्य अगर है तो ऐसा जो जमाव है वो विधि विरुद्ध जमाव होगा। और ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने पर आपको जो दंड दिया जाता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अंतर्गत मिलेगा। और जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वो 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया बहुत इंपॉर्टेंट, सामान्य उद्देश्य। इसको पहले हम परिभाषित कर दें, इससे संबंधित एक मामला समझा दें, फिर इसके बाद आपको धारा 146 और 147 पढ़ाएंगे। हालांकि वो धाराएं बाद में हैं, मगर हमें चूंकि पहले आपको विधि विरुद्ध सामान्य उद्देश्य समझाना है, विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य, वो हम आपको धारा 149 से समझा सकते हैं। तो देख लें पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 149 क्या कह रही है, विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी, ये कहलाती है धारा 149। इसका मतलब समझ लें, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए बात को कि अगर विधि विरुद्ध जमाव था और उसके सदस्य सामान्य उद्देश्य ये रखते थे कि हम ऐसे अपराध को अंजाम देंगे, या ऐसे अपराध करने का उनका सामान्य उद्देश्य था, और ऐसे सामान्य उद्देश्य हर बार हम आपको बार रिपीट कर रहे हैं, सामान्य उद्देश्य। इससे पहले हम आपको धारा 34 आईपीसी की पढ़ा चुके हैं जहां पर हमने सामान्य आशय पढ़ाया था। आपको ध्यान रखिएगा, ये सामान्य उद्देश्य की धारा है, वो सामान्य आशय। तो अगर ऐसी भीड़ का, ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य था अपराध करने का, तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए जिम्मेदार है जो उस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा अपराध किया गया है। फिर आप आ जाइए, इसमें एक केस भी है इम्पोर्टेंट जो अभी 2020 में आया है, रोहतास बनाम हरियाणा राज्य 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये एग्जैक्टली 2 तरह से इम्पोर्टेंट है। पूछा जाए आपसे कि आप कोई धारा 34 और धारा 49 में डिफरेंस करने वाला कोई एक
जजमेंट लिख दीजिए, लेटेस्ट जजमेंट लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, तो आप लिख देंगे रोहतास बनाम हरियाणा राज्य 2020 सुप्रीम कोर्ट। या फिर और पूछ लिया जाए, इसमें हुआ क्या था, एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि क्या इस, पहले आप समझ लीजिए, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, हुआ ये था एग्जैक्टली, जो मामला दर्ज हुआ था वो धारा 307 149 के अंतर्गत हुआ था। अभियोग लगाया गया था धारा 307 149, मतलब सामान्य उद्देश्य के द्वारा किसी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न, ये अभियोग लगाया गया था। मगर दोषित हुई थी जाके 307 34 के अंतर्गत, मतलब सामान्य आशय के द्वारा मृत्यु कारित करने का प्रयत्न। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जिसमें अभियोग तो लगाया जाए 307 149 के अंतर्गत और सज़ा दे दी जाए 307 34 के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल दी जा सकती है सज़ा, क्योंकि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में, सिर्फ उद्देश्य में क्या होता है, दिमागों का पूर्व मिलन होना ज़रूरी है। दिमागों के अगर मिलन में आप लोग हैं, अगर जो जमाव के लोग हैं, विधि विरुद्ध जमाव, या जो लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं, अगर उनके दिमागों में एकजुटता आ गई, और ऐसी एकजुटता या ऐसा दिमागों का मिलन जो है, घटना के स्थान पे भी हो सकता है दिमागों का मिलन। इसलिए सामान्य उद्देश्य के भले ही अभियोग लगाए गए हों, मगर सामान्य आशय के द्वारा दंड दिया जा सकता है। दोनों में फर्क क्या है, सामान्य उद्देश्य में जो दंड होता है वो प्रत्येक व्यक्ति में बढ़ जाता है, हर व्यक्ति उस दंड का भागी होता है, जबकि सामान्य आशय में ये माना जाता है कि वो अपराध अकेले उसी व्यक्ति ने किया है, मतलब हर आदमी इंडिविजुअली इंटाइटल हो जाता है उस अपराध को कारित करने का। कहने का मतलब है सामान्य आशय के अंतर्गत व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है कि उसने, ऐसा लगता है कि अपराध पूरा उसने खुद किया हो, ये है मेन ताकत सामान्य आशय की। अब इसमें 2 धाराएं और आपको समझना है, 4 धाराएं बल्कि हैं। धारा 146 कहती है बलवा करना। बलवा का पहले तो परिभाषा समझ लें क्या होती है। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होता है। कहने का मतलब है विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा अगर हिंसा या बल प्रयोग कर दिया जाए तो वो बलवा बन जाएगी। और बलवा के लिए दंड आप देखेंगे धारा 147 में है। बलवा करने के लिए दंड धारा 102, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वो 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। यहाँ पर हमने आपको अपना नंबर दे दिया, ये व्हाट्सएप नंबर है 9450770672। इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप प्री और मेंस का ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर लें, या हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए हैं। अगर आपको इंडिविजुअली पढ़ना है तो आप हमसे ग्रुप पर पढ़ सकते हैं। या कोई भी असुविधा हो रही है, जैसा कि हमने हर वीडियो के साथ ये हैंड रिटेन नोट्स का PDF दे रखा है, आप जैसे ही वीडियो चलाते हैं तो मोर लिख के आएगा, मोर को टच करिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बेहतर तरीका ये है कि PDF को डाउनलोड करके आप अपने हाथ में रखें, हार्ड कॉपी, फिर हमारे वीडियो को देखें तो पूरी बात समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई भी किसी भी तरह की असुविधा हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें हमसे। फिर 2 धाराएं आपको और समझनी है। एक है धारा 153 का, समझ लें इसको, सिर्फ इतना, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता या संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना। कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह धर्म, मूलवंश या जन्म स्थान या निवास स्थान या भाषा के आधार पर क्या कर रहा है, जो समूह आराम से भारत में रह रहे हैं उनके बीच क्या कर रहा है, उनको प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई ऐसी हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, उत्प्रेरित करने का काम कर रहा है, तो उसको जो सज़ा होगी वो 3 वर्ष तक की होगी और जुर्माना भी लगेगा, या जुर्माना हो सकेगा या दोनों चीज़ें हो सकेंगी। एक धारा इसी से संबंधित और है 153 खा। ये कहलाती है 153 खा राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान। अगर कोई राष्ट्रीय अखंडता
पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, कोई दुष्प्रचार कर रहा है राष्ट्रीय अखंडता के बारे में, लांछन लगा रहा है, प्रख्यान कर रहा है, तो उसको भी सज़ा इतनी होती जैसी जितनी 153 काम है, मतलब 3 साल तक की सज़ा होगी। 2 डेफिनेशंस और आप समझ ले। एक डेफिनेशन है दंगा, ये बताई गई है, दंगा एग्जैक्टली बताया गया है धारा 159 में, 159 में दंगे को परिभाषित किया गया। दंगा होता क्या है, इसको आप 2 शब्दों में समझ लें, बहुत शॉर्ट में बेहतरीन करके समझ लें। एग्जैक्टली दंगे में होता क्या है, 2 या अधिक व्यक्ति होंगे, पहली बात, और ये लोक स्थान पर, लोक स्थान जहाँ पब्लिक प्लेस है, लोक स्थान पर क्या करेंगे, लड़कर शांति भंग कर रहे होंगे, तो ऐसा काम इनका क्या कहलाएगा, दंगा कहलाएगा। इसको एफरे कहते हैं इंग्लिश में। तो होना क्या चाहिए, दंगे में 2 या अधिक व्यक्ति होना चाहिए, लोक स्थान पर लड़कर लोक शांति भंग करेंगे, तभी ये दंगा करेंगे, ये कहा जाएगा। और दंगा के लिए दंड है धारा 160 में। दंगा के लिए दंड या तो मतलब या तो 1 मास या फिर 100 रुपये या 100 रुपये का जुर्माना, या दोनों। कहने का मतलब है दंगे के लिए या तो 1 महीने का कारावास हो सकता है, या 100 रुपये का जुर्माना लग सकता है, या दोनों काम हो सकते हैं। इस तरह से ये पूरा हमने मैटर आज आपका कंप्लीट करा दिया, जिसमें हम 107 धारा से लेकर चले थे और 160 तक हमने करा दिया है। ये कंप्लीट मैटर है आपके पास, इसको आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर वीडियो को चलाइएगा, तो आपको हमारी पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई असुविधा हो तो हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। और ये मैटर चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप चाहे HJS दे रहे हो, PCSJ दे रहे हो, APO दे रहे हो, पूरे भारत में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, मेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, LLB कर रहे हो, सब में ये आपके काम आएंगे। कंप्लीट नोट्स हैं, कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं है हमने, इसलिए सबको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।